वेलकम टू जूरिस क्रैक के इंडियन एविडेंस एक्ट सीरीज में आपका वार्म वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है 32 के रिमेनिंग जो भी बच गए थे क्लाउजेस 2 to 8 तक। वन हमने देख लिया था, वन डिस्क्राइब हमने बहुत बेहतर ढंग से डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में से पढ़ लिया था। उसके बाद के जो 7 और क्लाउज बचते हैं वो हमेशा एमसीक्यूज में आपको पूछ लिए जाते हैं कि क्लाउज 2 किससे रिलेटेड है, क्लाउज 3 किससे रिलेटेड है, रिलेशनशिप से कौन रिलेटेड है। तो 32 को एक बार रिवाइज करते हैं, देख ले। पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस, इन्हें बुलाया नहीं जा सकता एज ए विटनेस। तो इनके साथ क्या हो सकता है, ये डेड कर गए हों, ये मिल नहीं रहे हों, इनके ला पाना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इस कंडीशन ही में तुम्हें एज ए विटनेस नहीं लाया जा सकता है। तो सेक्शन 232 किस पे स्टैंड करता है? तो सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज एन एक्सेप्शन। किसका एक्सेप्शन है? टू द जनरल रूल अंडर दिस सेक्शन ऑफ द हेयरसे एविडेंस इज एडमिसिबल। हमने बैकग्राउंड जब हम पढ़े थे द फर्स्ट क्लास की बैकग्राउंड ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये माना गया और आपने देखा कि फ्रॉम द लास्ट 2000 ईयर हमेशा किस पे ध्यान रहता है? ओरल एविडेंस जो भी हो, एविडेंस जो भी हो ना, वो किस पे हो? डायरेक्ट हो। पर मैंने देखा कि बिट्टू को चिंटू ने चाकू मारा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा, दैट इज डायरेक्ट एविडेंस। इसे आप देखोगे 2000 साल बाद, चाहे वो कानून अंग्रेज का हो, चाहे कानून हिंदुओं का हो, चाहे वो लॉ मुस्लिमों का हो या रोमन लॉ हो, कॉमन लॉ हो, है ना, एवरी सिस्टम ऑफ लॉ इसे बहुत रिकग्नाइज करता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि हमें आई विटनेस नहीं मिलते हैं। वहां पे हमें किस पे डिपेंड करना पड़ता है? हेयर से एविडेंस पे, कि श्याम ने मुझे बताया कि मोहन को सोहन ने चाकू मारा। तो मेरा जो पूरा नॉलेज है वो श्याम के थ्रू है। मैंने कुछ इंसिडेंट नहीं देखा कि मोहन को सोहन ने कैसे मारा या सोहन को मोहन ने मारा, ये मैंने नहीं देखा, ये श्याम ने देखा, जो श्याम ने मुझे बताया। और इसको ये एक्सेप्शन है क्योंकि डायरेक्ट तो देखा नहीं जा रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। ऐसे रूल हेयर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसे बन जाती है जिसमें हमें एक्सेप्शन से एडमिसिबल लेना पड़ता है। तो सेक्शन 32 क्या है? एक्सेप्शन है जनरल रूल ऑफ इंडिया हेयर से एविडेंस का, कि उसमें ऐसे एडमिसिबिलिटी आ जाएगा। अंडर दिस सेक्शन इनडायरेक्ट एविडेंस इज रिलेवेंट एज हेल्ड इन द केस ऑफ पशुमात बीरू वर्सेस आत्माराम। इस केस में क्या हुआ था कि आपको जो हेयर से एविडेंस है उसको रिलेवेंट माना गया था। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 एनी रिटेन और वर्बल स्टेटमेंट, मतलब कोई भी रिटर्न या ओरल स्टेटमेंट है कंटेनिंग रिलेवेंट फैक्ट, अभी वो जो होना चाहिए, वो जो हम फैक्ट इन इशू है उससे क्या होना चाहिए ना, रिलेवेंट होना चाहिए। इंसिडेंट हत्या की बात कर रहे हैं सोनू की, आप इंडिया और इंग्लैंड में क्या मैच हो रहा है उसके बारे में बात नहीं हो सकती है ना। तो रिलेवेंट, मौसम क्या है इंडिया में आज, ये बात नहीं हो सकती। बात होनी चाहिए सोहन से जो रिलेटेड हो, विच इज मेड बाई अ पर्सन हु इज ईदर dead or cannot be found or has been given by a person who has become incapable of giving evidence, or attendance of such person can require delay or expense which seem unreasonable to the court और relevant in following case। किसमें एक तो डेथ हो गया, एक दूसरा है कि वो मिल नहीं रहा है, थर्ड ये है कि उस इनकैपेबल है। जो सोहन ने, जो श्याम जो मुझे बता रहा था, आज श्याम क्या है, कॉमा में है। आज श्याम का स्थिति ये नहीं मेंटल कि वो बता पाए, बहुत सारी स्थिति हो सकती है। श्याम केनिया के किसी आइलैंड पे रहता है, नहीं लाया जा सकता है इंडिया में, भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ये चारों केस में लगे कि उसे एज ए विटनेस नहीं लाया जा सकता है तो उसकी बातों को क्या किया जाएगा? एडमिट कर लिया जाएगा। ये क्यों होता है? एज ए विटनेस के साथ अगर आप किसी को विटनेस, आपकी पार्टी है, आप एक पार्टी की तरफ से विटनेस एक्स है, एक्स का क्या होगा? सबसे पहले होगा, हम लोग इसे देखेंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ। जो पार्टी बुलाएगा उसका एग्जामिनेशन करवाएगा। और एक्स के सबसे ज्यादा खराब चीज क्या होगा? क्रॉस एग्जामिनेशन बाई अपोजिट। क्रॉस एग्जामिनेशन, ये क्रॉस एग्जामिनेशन ही इस एक्स की क्या करती है, इसकी वेरासिटी, एक्स कितना सही बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, ये सब कुछ कहाँ पे डिपेंड करता है? ये क्रॉस एग्जामिनेशन में वो क्या क्या करता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में वो कितना स्टैंड करता है एज ए विटनेस। लेकिन किसी डेड आदमी को आप तो विटनेस बॉक्स में नहीं बुला सकते हैं। किसी ऐसे आदमी को जो नहीं मिल रहा है उसे पूछ के आप विटनेस बॉक्स में नहीं लाते हैं। उसकी स्टेटमेंट्स को लेकिन हम क्या कर लेते हैं? एडमिट कर लेते हैं। तो जैसे डाइंग डिक्लेरेशन के केस में था। अब आइए स्टेटमेंट जो 32 ऑफ 2 में पढ़ना है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस स्टेटमेंट में। ऑर्डिनरी, हर बिजनेस का एक तरीका होता है। मान लो आप मेडिकल शॉप पे जाके नहीं बोल सकते हो कि पैरासीटामोल 1 kg दीजिए, 1 kg, ऐसा नहीं हो सकता है। उसका ट्रेडिशन है कि आप बोले एक पैकेट, एक अब हम मांगने जाएंगे एक
केजी तो मांग नहीं सकते हैं, तो एक सिरप का एक बोतल ले सकते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट का अपना बिजनेस का। अब अगर टेक्सटाइल के शॉप में जा रहे हैं तो टेक्सटाइल शॉप में मीटर से काम चलता है, या जिस भी बिजनेस का जो भी अपना एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा। अब अगर टेक्सटाइल बिजनेस है, या आप देख लो मेडिसिन का बिजनेस है, या किसी का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होगा, इनका अकाउंटिंग मैनेजमेंट भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। इनके लेजर कंसेप्ट वही होगा, लेकिन लिखने का तरीका अलग होगा, का माल बनवाने का तरीका अलग होगा, किसी का डिलीवरी का सिस्टम अलग होगा, सब कुछ का एक जो बिजनेस में है। तो अ स्टेटमेंट मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट विच हैज बीन मेड बाय सच पर्सन during the ordinary course of business, and such statement consists of any statement or entry of memorandum of any book। बुक से क्या है, लेजर बुक, कैश बुक, डे बुक, है ना, ड्यूज बुक मेंटेन्ड बाय हिम इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस में पूरा उधार का धंधा है, पूरा क्रेडिट का धंधा है। हम एक बुक ऑफ क्रेडिट बनाए हुए हैं, हम एक लेजर बनाए हुए हैं, एक कैश बुक बनाए हुए हैं, है ना, ये सब है। इट मे बी कंसीडर्ड ऑफ एनी एक्नॉलेजमेंट विच हैज बीन रिटन and signed for him any document which is used for commerce which has been written and signed by him according to sub clause 2 of section 22। अब इसमें क्या बोला जाएगा कि अगर किसी ने ऑर्डर पिछले 50 साल से यही कोर्स ऑफ बिजनेस था, अभी हमने जब टेक्सटाइल 20 साल से कार, हम इसी डायरी में लिखते थे कि हमने किसको, शाम को 2 लाख रुपए दिए, ये रजिस्टर है XYMS AP ड्रेसेस का, तो ये लिखा हुआ कि श्याम 2 लाख रुपए का, श्याम ने 2 लाख रुपया लिया है व्यापार में। इसे रिलेवेंट माना जाएगा। अगर कोई मान लीजिए केस को हम लोग ढूंढ रहे हैं और AP ड्रेसेस के लेजर बुक, कैश बुक, या कोई भी ऐसे ऑर्डिनरी पोस्ट जो बुक मेंटेन करते होंगे अकाउंट्स को, या कुछ ऐसी बुक, तो उसमें अगर उनका नाम है श्याम का 2 लाख का, उसे रिलेवेंट माना जा सकता है। जैसे कि इलस्ट्रेशन दिया गया है, व्हेन द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट इज रिगार्डिंग the question that whether the ship sailed from Kolkata harbor on a particular date, क्या कोलकाता से वो शिप पार्टिकुलर डेट 26 जून को निकली है कि नहीं निकली है, देन अ लेटर रिटन बाय अ मेंबर ऑफ मर्चेंट फर्म टू द कॉरस्पॉन्डेंट स्टेटिंग दैट द कार्गो हैज बीन शिप्ड ऑन द पार्टिकुलर डेट इज रिलेवेंट फैक्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। अभी कार्गो का इस्तेमाल कौन करेंगे, मर्चेंट लोग करेंगे। मर्चेंट एक्स ने एक लेटर भेजा वाई को कि आपका जो माल है ना, कार्गो है, आपका जो पूरा पैकेट है, पार्सल है, हमने डिलीवर किया 26 जून को 1875 में इस रॉयल सेलर शिप कलकत्ता से। रॉयल सेलर मान लीजिए नाम है, तो रॉयल सेलर 26 जून 1875 को कहाँ पे था, कलकत्ता में था। इस बात की तस्दीक, इस बात का प्रूफ कहाँ से कर सकते हैं, वो जो लेटर मर्चेंट ने दिया, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स में जब भी वो माल किसी को कार्गो या पार्सल करता था, वो एक लेटर भेजता था, ये ऑर्डिनरी कोर्स था। तो उसने भी ये बताया, तो इससे क्या, इससे ये लिया जा सकता है, ये रिलेवेंट फैक्ट बन जाएगा, उसे एडमिट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे शिप्स की बात क्यों होती है एविडेंस एक्ट में, फ्लाइट्स की बात क्यों नहीं होती। आप समझ लीजिए कि एविडेंस एक्ट 1872 में जब बना तब फ्लाइट नहीं हुआ करता था। द स्टेटमेंट मेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर, जब मैंने अपने खिलाफ ही कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है, तो क्या वो एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा। किसी ने बोल दिया कि मैं शॉप में नकली सामान बेचता हूँ, तो क्या उसके इंटरेस्ट में वो फायदेमंद है कि खराब, अच्छा है, वो खराब है, तो वो क्या हो जाएगा, एडमिसिबल हो जाएगा 32(3) में। 32(1) में क्या था, टाइम डिक्लेरेशन। 32(2) में क्या था, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। 33 में है इन द अगेंस्ट ऑफ द इंटरेस्ट, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर, सॉरी, against the interest of the maker, against the interest of the maker, when the statement made by a person is against his pecuniary passive or proprietary interest, and it will expose him if it is true to criminal prosecution or to the suit of damages, then it considered being relevant under 32(3)। कोई शॉपकीपर अगर बोल रहा है कि उसके पास सारे सामान जो है डुप्लीकेट है, तो दोनों पिक्यूनरी लॉस भी होगा, प्रोप्राइटरी लॉस भी होगा, और उस पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का भी केस चल सकता है। सिंपल सी बात है, ए हैज मेड एन स्टेटमेंट which is against his interest and such statement can expose him and such statement is relevant। अब भाई 32(4) में क्या कहा जाता है, 32(4) बात करता है PRC का, इट इज अ पब्लिक राइट एंड कस्टम, मतलब जो ओपिनियन दे, गिव्स एन ओपिनियन टू द पब्लिक राइट और कस्टम। व्हेन अ स्टेटमेंट इज मेड व्हिच गिव्स एन ओपिनियन, इस बात का ओपिनियन दे रहा है रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट, किसी पब्लिक राइट के होने का एग्जिस्टेंस या कस्टम, और मैटर रिलेटेड टू द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट
which it existed, we would have been aware and of such a statement have been made. There was no controversy of such right custom the matter under section 32 of 4. कंट्रोवर्सी अभी आया है, ये जो रास्ता है यहाँ पे इसने ब्लॉक कर दिया सी ने, ये है बी है, अब ये सी का प्लॉट ऐसे है, ये बोल रहा है रास्ता नहीं, लेकिन रास्ता ये ऊपर डी ये जाता था यहाँ तक मेन रोड, ये मेन रोड है। अभी क्या है कि इस रास्ता पब्लिक राइट का मामला आ गया ओपिनियन। अभी क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या मामला है। और जिस समय ये रास्ता चालू रास्ता था, ठीक है। अभी इफ अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर द रोड इज अ पब्लिक वे द स्टेटमेंट ऑफ एक्स हु इज अ डिसीज हेड रोडेड। लेकिन आज से 20 साल पहले जिस विलेज के मुखिया थे उन्होंने से एज ए जनरल वे माना था, इस पर रास्ता कर लेते हैं। अब जो 20 साल पुराने मुखिया अब तो चले जा चुके हैं दुनिया से, अब उन्हें हम लाया नहीं जा सकते कोर्ट में, उनको क्या उनका जो स्टेटमेंट होगा उसको एडमिसिबल माना जाएगा। एडमिसिबल मानने के बाद आपका केस बढ़ सकता, हो सकता है कि रास्ता आपको मिल जाए, ठीक है। तो हमने देख लिया 32 और ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 2 में क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैथ्स, 3 में क्या था against the interest of the maker, against the interest of maker, 4th में PRC that is a private public right and custom। अब 32 और 4 किससे डील करता है, पब्लिक राइट, प्राइवेट कस्टम, नन ऑफ दीज। सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, पब्लिक राइट से करता है। अब आइए 32(5) जो डील करता है वो रिलेशनशिप से डील करता है, existence of relationship। under 32 of 5 when a statement is given which is related to the existence of a relationship, किस तरह का रिलेशन, ये भी पूछा जाता है। when a statement is given which is related to the, किस तरह के रिलेशन का एग्जिस्टेंस का दिखाता है, by blood, by marriage और by adoption। ये तीनों तरह के blood, marriage, adoption। by the party making the statement has a special means of knowledge about the existence of such relationship, about marriage, blood relation or adoption, and such a statement is required to be made before the dispute was raised। अभी क्या है कि किसी आदमी को ड्यू टू हिज पोजीशन इन हिज फैमिली या कुछ ऐसा वजह से इन सोसाइटी, उसे उन दोनों रिलेशन, एक दो व्यक्तियों के बीच में क्या रिलेशन है, इससे ब्लड से, मैरिज से, अडॉप्शन, कुछ ऐसी बातें पता है, उसके बारे में उसने कोई डिस्प्यूट में कोई बयान दिया तो वो जो बयान होगा वो रिलेवेंट होगा। इफ द क्वेश्चन ऑफ द डिस्प्यूट अराइजेस वेदर ए और बी आर legally married, not legally married, then the statement of deceased clergyman that we are married and by him under certain circumstances will be relevant। अभी ए और बी का क्या केस चल रहा है कि वो मैरिड है कि नहीं लीगली, तो जो स्टेटमेंट दिया था एक्स ने, डिसीज्ड क्लर्जीमैन, तो उनके द्वारा ये लोगों का विवाह संपन्न कराया गया है, विवाह को पूरा किया गया है, तो वो जो एक्स का जो कोर्ट लाया नहीं जा सकता है, कोर्ट में बुलाया नहीं जा सकता है, तो उनका बयान को क्या माना जाएगा, रिलेवेंट माना जाएगा। 32(6) किससे डील करता है, डीड, विल, फैमिली अफेयर के विल और डीड से। 32(1) डीडी से, डाइंग डिक्लेरेशन है। 32 ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से। 32(3) अगेंस्ट द इंटरेस्ट। 32(4) पब्लिक राइट एंड कस्टम। 5 एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। 6 इज डीलिंग विद विल एंड डीड। क्या कहता है, when a statement is made is related to the existence of relationship by blood, adoption or marriage, ये सेम चीज है। रिलेशनशिप किससे, इससे, between the deceased person in any deed or will, and such will or deed is related to the family affair of such deceased person, and it is considered to be relevant under section 30 of 6, such a statement is required to be made before the question in dispute was raised। अब 32 of 6 में क्या मामला है कि आपको ये जो भी डिस्प्यूट है इसे रेज होने से पहले ये स्टेटमेंट होना चाहिए। आफ्टर द डिस्प्यूट अगर रेज हो जाता है तो वो अगर बंदा कोई स्टेटमेंट भी दे रहा है जिसके स्टेटमेंट को अभी हम लोग रिलेवेंट मान रहे हैं, वो रिलेवेंट नहीं रह जाएगा। द स्टेटमेंट ऑफ ए इन हिज विल कंसिडरिंग बी एज हिज सन इज रिलेवेंट, फिर भी वो सन मान रहा है तो 100% होता है। 32(7) डील करता है creating transactions, creating right or customs। According to 32 of 7, when a statement is stated in any will, deed or any document which is related to the question
of the existence of a right and custom under section 13A of the Indian Evidence Act. 13A के बारे में हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे, तो क्या था, किस तरह से कस्टम का क्रिएशन होता है और कब कब इसे रिकॉग्नाइज किया गया. Such a statement should be regarding the existence of a certain right or custom which such right or custom which is question was created, coined, recognized and denied. When an issue arises about custom or right in a particular area, the statement of X who was present when such a right or custom was created is relevant. 32 of 8, a statement made by several persons expressing feeling relevant to the matter in question. When the statement has been made by several number of persons who have expressed their feeling on their part, and such a statement is relevant under section 30, public opinion about a matter in dispute. कभी कभी हमारा जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो क्या होता है, मैटर इन डिस्प्यूट. टॉपिक 832 हमने देख लिया. इफ एनी केस यू हैव डाउट,